स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इस 16वें लेक्चर में। इसके पहले तक आपने ये देख लिया कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में लिया। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध कितना निर्णायक रहा। बंगाल के नवाब, भारत के मुगल बादशाह, अवध के नवाब, इन तीनों की जो सत्ता थी उसे कैसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। तो जब 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथ में मालगुजारी का अधिकार हो गया, जो कि 1765 में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मालगुजारी के अधिकार के प्राप्त होने के बाद अब अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था बंदोबस्त के लिए नए नए कानून लाने के लिए विचार किया। क्यों? क्योंकि अब पूरा मालगुजारी यानी लगान, तो सारा लगान अब अंग्रेजों को मिल रहा था। तो कैसे अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल सके, इसके लिए अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्थाएं चलाई। तो कहने को तो ये भू राजस्व व्यवस्था सुधार व्यवस्था थी, पर ये मुख्य रूप से अंग्रेजों के हित के लिए ही लागू की गई व्यवस्थाएं थी। 3 व्यवस्थाएं लागू की गई थी। कौन कौन? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त में सीधे जमींदार ही लगान वसूला करते थे। रैयतवाड़ी अर्थात रैयत अर्थात किसान, तो ये इस व्यवस्था में किसानों से सीधे वसूला जाता था लगान। जबकि महालवाड़ी, महाल का मतलब होता है कि गांवों का समूह, तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें जो पूरे किसान से तो वसूला जाता था, लेकिन जो गांव का मुखिया था उसकी जिम्मेदारी रहती थी लगान वसूलने की, और सभी किसानों के साथ सशरीर उपस्थित होकर लगान सरकारी कोष में मुखिया को जमा कराना पड़ता था। तो ये 3 व्यवस्थाएं क्या रहीं, कैसे रहीं, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में लागू की गई, इसके अलावा इसके क्या क्या परिणाम दुष्परिणाम हुए, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया और इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत भू राजस्व की वसूली के लिए की। इसे तालुकदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये इजारेदारी प्रथा क्या है, इसे भी आगे देख लेते हैं। तो क्लाइव के समय में भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दे दिया जाता था। तो ये व्यवस्थाएं जमींदारी व्यवस्था कहिए, यही व्यवस्था बाद में अपने बदले हुए रूप में आई। खैर, पुनः 1777 में इसे वार्षिक कर दिया गया। तो पूछा जाता है कि पंचशाला बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये वारेन हेस्टिंग ने लागू किया। यह क्या था? इसमें भू राजस्व का जो बंदोबस्त था या जो दर थी वो 5 वर्ष के लिए फिक्स कर दिया गया। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार मिल जाता था, और उससे एक निश्चित जो 5 वर्ष के लिए दर निश्चित किया गया था वो दर जमा कराना पड़ता था सरकारी कोष में। इसके बाद देख लेते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी को बंगाल में स्थायी भू प्रबंधन करने का सुझाव दिया गया। तो ये भी पॉइंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कि 1790 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान की जगह 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था को लागू किया। इसे 10 साला बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसे 22 मार्च 1793 में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित किया गया। यानी इसके तहत लगान की दर जमींदारों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई, जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। पर ध्यान रहे कि जब तक जमींदार लगान समय पर जमा कर रहा है तब तक तो जमींदार के पास जमींदारी रहेगी, लेकिन ज्यों ही वह अगर लगान समय पे जमा न कर पाने में असमर्थ हो जाए तो जमींदारी छीन ली जाती थी। इसके लिए एक सूर्यास्त का नियम भी था, जो मैं अब आगे डिस्कस करूंगा। आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू व्यवस्था लागू की। तीनों के बारे में मैंने पहले ही बताया। इसके बाद पहला है स्थायी बंदोबस्त। इसे भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। जमींदारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, तो ये भिन्न भिन्न इसके नाम हैं। पूछा जाता है कि किसने लागू किया था, तो 1793 में कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। 2 सलाहकार थे कॉर्नवालिस के, जो कि जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में लागू करने में जिन्होंने उसकी मदद की। तो कौन कौन? जेम्स ग्रांट और जॉन शोर। 5 क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू रही। कौन कौन?
3 क्षेत्र कलकत्ता प्रेसिडेंसी के थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चौथा बनारस व गाजीपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत क्षेत्र का था। और पांचवा उत्तरी कर्नाटक, तत्कालिक समय में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, आप ये जानते होंगे। इसके बाद देखिए कि समूचे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू की गई। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया और किसानों से लगान वसूल कर सरकारी कोष में जमा कराना जमींदारों का उत्तरदायित्व बना दिया गया। लगान का 11% हिस्सा, हालांकि कहीं कि 10% भी लिखा हुआ है, तो लगान का 10 से 11% हिस्सा जमींदार का हो जाता था और शेष 89% जो हिस्सा बचता था वो कंपनी के कोष में जमींदार को जमा कराना होता था। सूर्यास्त का नियम भी स्थायी बंदोबस्त के तहत लागू किया गया। यह नियम क्या था? देखिए, इसके तहत यह 1794 में लागू किया गया। तो इसके तहत पूर्व निर्धारित तिथि को सूर्यास्त से पहले यदि सरकारी खजाने में जमींदार ने लगान की रकम जमा नहीं की तो जमींदार से वो जमींदारी छीन ली जाती थी और उसे नीलाम कर दी जाती थी। तो ये था सूर्यास्त का नियम, बड़ा ही उत्पीड़क नियम था जमींदारों के लिए। आगे तक देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के क्या परिणाम हुए। तो सबसे पहले सरकार को भू राजस्व से होने वाली वार्षिक, सरकार की भू राजस्व से होने वाली वार्षिक आय सुरक्षित हो गई। सुरक्षित कैसे हो गई कि अब ये फिक्स हो गया कि हाँ, इतना तो कम से कम अब सरकार को हर वर्ष वार्षिक आय मिलती रहेगी। दूसरा, अब सरकार को लगान वसूली के लिए अपने कर्मचारियों को नहीं रखना था, अपने अधिकारियों को नहीं रखना था, तो उनके वेतन वगैरह की जिम्मेदारी सरकार से हट गई। यानी अब जो लगान वसूला जाता था वो सीधे जमींदार वसूला करते थे। वो अपना हिस्सा रखकर 10 से 11% हिस्सा रखकर शेष राजकोष में जमा करा देते थे। तीसरा, जमींदारों द्वारा किसानों का ये नकारात्मक अब दुष्परिणाम देख लेते हैं कि जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया गया। देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सरकार से अंग्रेजी सरकार से ज़्यादा लाभप्रद रही जमींदारों के लिए। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जमींदार, ये तो फिक्स हो गया कि 10 साल तक लगान की रकम अंग्रेज नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जमींदार किसानों से हर वर्ष रकम बढ़ा देते थे। इससे ये होता था कि जो एक्सेस अमाउंट मिलता था वो जमींदारों के खाते में चला जाता था, तो वो जमींदारों के पास हो जाता था। कहीं से भी किसान को लगान देना ही पड़ता था। अगर किसान लगान देने में अक्षम हो जाए, यानी सक्षम न रहे, तो जमींदार उस किसान की जो जमीन है भूमि में वो छीन लेता था और किसान भूमिहीन हो जाता था। इस तरीके से अब धीरे धीरे स्थायी बंदोबस्त से कहीं ना कहीं गरीबी गांव में बढ़ती गई। एक विशेष वर्ग के हाथों में पैसे का संकेंद्रण होता गया, यानी अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता गया। इसके बाद देखते हैं कि किसानों का सरकार से संपर्क न होना, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब बीच में जमींदार आ गए। फिर कंपनी की आय में कमी, ये कमी किस कारण से हुई? क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ना कि 10 वर्ष तक अब कोई भी लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, तो कंपनी हर साल हो सकता है अगर खुद से लेती तो ज़्यादा रकम वसूल सकती थी, ये भी संभव है। तो इस तरीके से कंपनी की आय में थोड़ी कमी हुई और ज़्यादा जो एक्सेस पैसा था वो किसके खाते में जाने लगा? वो जमींदार। यानी अब धीरे धीरे कुछ जमींदार बहुत अमीर और बहुत बड़े बन के उभरे, जबकि जो छोटे छोटे जमींदार थे वो जमींदार बहुत तो समाप्त हो गए और बहुत जमींदार अब बड़े जमींदारों के अंदर ही कुछ प्रतिशत हिस्सा पर काम करने लगे और अन्य किसानों के पास जाकर वसूली लगान की किया करते थे। इसके बाद सूर्यास्त का नियम आपने देख लिया। बंगाल में राजभक्त जमींदारों का उदय हुआ। जाहिर सी बात है कि भाई ये जमींदार किसके भक्त हो गए? ये अंग्रेजों के भक्त हो गए। क्यों? क्योंकि जमींदारों की सारी, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ जाते तो जमींदारी छीन ली जाती, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ जाने का तो प्रश्न ही नहीं बनता था। आइए देखते हैं दूसरा। देखिए दोस्तों, मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि प्री मेंस यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। खूब अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, केवल रटना नहीं होता, समझना बड़ी चीज़ है। इसके बाद है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या था? तो प्रत्येक भूस्वामी को भूमि का मालिक मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई। ध्यान रखिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति, यानी प्रत्येक किसान सशरीर उपस्थित होकर लगान जमा करता था। ये शर्तें अस्थायी व परिवर्तनशील थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इस व्यवस्था के जन्मदाता थे। सबसे पहले 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के बारामाल या बारामहल जिले में इस व्यवस्था को लागू किया था।
उसके बाद से यह व्यवस्था 5 क्षेत्रों में लागू थी। कौन कौन? मद्रास प्रेसिडेंसी में, ध्यान रखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में यह व्यवस्था बहुत बाद में 1818-19 में जब टॉमस मुनरो वहाँ का कैप्टन बन के आया तब पूरी तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी पूछा जाता है, बम्बई प्रेसिडेंसी में यह व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1825 को लागू की गई। इसके अलावा पूर्वी बंगाल में भी यह व्यवस्था लागू थी। इसके अलावा यह व्यवस्था असम और कर्नाटक के कुर्ग जिले में लागू थी। 51% ब्रिटिश भारत के पूरे क्षेत्रफल के 51% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू थी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का दुष्परिणाम क्या निकला। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो परिणाम और दुष्परिणाम दोनों, सबसे पहले सरकार और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया, लेकिन भूमि पर निजी स्वामित्व का हक तो मिला, ध्यान रखिए, लेकिन लगान की दर इतनी ज़्यादा ऊंची थी 33 से लेकर लगभग 55% तक कि किसान अब इतना देने में सक्षम नहीं हो पाते थे। लेकिन जमींदार, यूँ कहिए कि सरकार खुद ही इसमें जमींदार थी। इसमें सबसे बड़ा जमींदार कौन था? सरकार थी, क्योंकि वही लगान सीधे वसूलती थी। तो सरकार इसे अपने अधिकारियों द्वारा कठोरता से वसूली करवाती थी, जिससे जो किसान है वो महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया। यही कारण है कि भावी भविष्य में यानी बाद में कृषक और महाजनों के बीच युद्ध भी हुए, यानी विद्रोह भी कृषक का देखने को मिला। इसके बाद देखते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। तो महालवाड़ी का अर्थ मैंने शुरू में ही बता दिया। इस पद्धति के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी थे। इसमें यह 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू की थी। 1819 में सबसे पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया था इसे लागू करने का। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू किया गया। किस किस क्षेत्रों में? तो आगरा व अवध में लागू किया गया, जो कि संयुक्त प्रांत का क्षेत्र था। इसके अलावा मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब व दिल्ली में, इसके अलावा दक्कन के कुछ जिलों में भी यह व्यवस्था लागू की गई। तो उत्तर भारत में भू व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? मार्टिन बर्ड माने जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद 30% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था में पूरे महाल यानी गांव का समूह को स्वामी मान लिया गया तथा लगान वसूली का दायित्व गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो ये पॉइंट आपको सारे मैंने समझाए। इसके बाद देख लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के परिणाम। तो इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण समुदाय के विखंडन के रूप की प्रक्रिया क्या हो गई? अब प्रारंभ होनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं अब महालवाड़ी, क्योंकि लगान की दर भी निश्चित नहीं थी, 33 से 55%, किसी से कम किसी से ज़्यादा, फिर अगर लगान न दे तो ज़मीनें सरकार ज़मीन जब्त कर लिया करती थी। तो अब क्या हुआ कि गांव में असमानता, भूमि असमानता भी पैदा होनी शुरू हो गई। अंग्रेजों द्वारा जो भू राजस्व नीति आए उसके जो सामूहिक परिणाम हुए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि भू राजस्व की ऊंची दरों के कारण कृषक वर्ग की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई, ये आपने पहले ही समझ लिया। फिर भू राजस्व नीति का एकमात्र उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना था। जमीन खरीद फरोख्त यानी बिक्री की चीज हो गई। फिर समय से लगान न चुका पाने के कारण किसानों से जमीन छीन ली गई, वे भूमिहीन हो गए, जिससे वे गरीब भी हुए। अंग्रेज व्यापारियों ने अपने फायदे के लिए नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय, कॉफी, अफीम, जूट आदि की खेती पर जोर दिया। अफीम, अब अंग्रेज चोरी छिपे चीन में अफीम भेजा करते थे, जिससे ये हुआ कि अफीम की खेती को अंग्रेजों ने भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस पूरे लेक्चर में आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जाते जाते अंतिम समय में मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर दूं। प्रीलिम्स के लिए पूछा जाता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1825 में किसने लागू किया? तो एल्फिंस्टन व चैपलिन ने लागू किया था। दरअसल उनकी एक रिपोर्ट आई थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। फिर सुन लीजिए, एल्फिंस्टन व चैपलिन। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।